हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों देखो, अपन जब शुरुआत में जब लास्ट क्लास डाली थी डीसी जनित्र पे, तो मैंने क्या था, डीसी जनित्र जितना पढ़ाया था, ये कम्यूटेशन और ये सब कुछ चीज़ें मैंने पढ़ा दी थी। तो अब जब अपन बात करते हैं उससे आगे के बारे में, देखो मुझे लगता है कि मैंने लगभग सा जो डीसी जनित्र है वो कंप्लीट कर दिया। फिर भी उसमें कुछ चीज़ें, हाँ मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच रही हैं अभी, वो भी अपन धीरे धीरे कवर कर लेंगे। आज की जो क्लास है ना, उसमें अपन कवर करने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। अपन जो है ना धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन भी उठाते हुए चलेंगे साथ साथ, तो उससे क्या है तैयारी और अच्छी अपनी हो पाएगी, और भी अच्छा अपन जो है अपन तैयारी कर पाएंगे। तो आज का जो अपना जो क्लास होने वाली है वो केवल और केवल क्वेश्चन से रिलेटेड होने वाली है। डीसी जनित्र है उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं जो अपन बनते हैं, और आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हो तो आपके पास में जो बुक हैं उनमें क्वेश्चन है, तो वो सारी चीज़ें अपन इस क्लास में कवर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है ना, मेरे पास एक पीडीएफ है, मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अपन कवर करेंगे। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि अपने पास में पहला क्वेश्चन है कि ये जो डीसी जनित्र का एक पार्ट दे रखा है जिसे अपन कम्यूटेटर कहते हैं, जैसा अपन ने पहले पढ़ा था। जैसे देखो ये आर्मेचर था, ये अपने पास में एक आर्मेचर है जिसमें से स्लॉट बटे हुए थे, उसके लास्ट में एक पार्ट बन रहा था जिससे सारी की सारी वाइंडिंग्स आकर के कनेक्ट होती थी। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट था, ये पूरा का पूरा कहलाता था आर्मेचर। ये आर्मेचर कहलाता था। उसके बीच वाला ये जो भाग था ये कहलाता था आर्मेचर ड्रम। आर्मेचर ये आर्मेचर ड्रम कहलाता था, और ये कहलाता था शाफ्ट। ये अपना शाफ्ट था जो कि आर्मेचर ड्रम और पूरे पूरे आर्मेचर को बांध के रखने का काम करता था। प्लस में जो अपनी मोटर या जनित्र है उसका आउटपुट देने का काम भी यही करता था। आउटपुट मतलब दूसरे मोटर मान लो मोटर है तो उससे जनित्र कनेक्ट है, या फिर और भी जो चीज़ें प्राइम मूवर जितने भी कनेक्टेड होते थे वो शाफ्ट से कनेक्ट होते थे। दूसरा आर्मेचर ड्रम था जो कि जिसके ऊपर वाइंडिंग स्थापित की जाती थी। वो सारी की सारी वाइंडिंग कहाँ पर आके कनेक्ट होती थी, वो कनेक्ट होती थी कम्यूटेटर के अंदर। वो सारी की सारी कम्यूटेटर के अंदर आकर के कनेक्ट होती थी। अब देखो अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या दिखा रखा है, कम्यूटेटर, जो अपना कम्यूटेटर का भाग है अपने को कम्यूटेटर दिखा रखा है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारी जो है एक वृत्ताकार आकृति बनी हुई है जो कम्यूटेटर है, उसके अंदर स्लॉट बने हुए हैं। जैसे अपना ये कम्यूटेटर, इसमें ये स्लॉट बना रखे हैं, ऐसे स्लॉट बना रखे हैं। वो थोड़ा सा 3D में दिखा रखा है, ये अपने 2D के अंदर है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। वो स्लॉट बने हुए हैं। स्लॉट के साथ में एक दिखा रखा है, क्वेश्चन है कि डीसी जनित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो एक्स पॉइंट करके जो दिखा रखा है कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसका नाम क्या है, ये क्या होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर क्या होती है, आर्मेचर कोर होती है जो अपना ये जो जिसके ऊपर वाइंडिंग स्थापित होती है वो आर्मेचर कोर कहलाती है। ब्रश तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ब्रश तो जो है कम्यूटेटर के अंदर करंट देने का काम करता है, तो वो तो पार्ट ही अलग हो गया, वो तो कम्यूटेटर का पार्ट ही नहीं है एक तरह से, है ना। तो तीसरा ऑप्शन है कम्यूटेटर रेजर, और चौथा ऑप्शन है कम्यूटेटर खंड। कम्यूटेटर खंड नहीं हो सकता, क्योंकि कम्यूटेटर खंड जो है वो क्या होता है कि कम्यूटेटर को भागों में बांटने वाला जो अलग अलग स्लॉट बटे हुए होते हैं वो कहलाते हैं। कम्यूटेटर रेजर क्या होता है, कम्यूटेटर रेजर मैंने पढ़ाया था तब बताया था कि जो आर्मेचर ड्रम के ऊपर जो वाइंडिंग कनेक्टेड होती है, वो वाइंडिंग जो करी जाती है, वो वाइंडिंग करने के बाद उस सारी वाइंडिंग का प्राथमिक सिरा और द्वितीयक सिरा कम्यूटेटर से कनेक्ट किया जाता है एक आकृति के द्वारा। जैसे अपने पास ये कम्यूटेटर है, उसके स्लॉट बटे हुए हैं, कम्यूटेटर के स्लॉट बटे हैं, उसमें एक आकृति बनी हुई होती है, एक
यू आकार की आकृति बनी हुई होती है, उससे सारे के सारे जितने भी कनेक्शन होते हैं जो वाइंडिंग के होते हैं वो उसके ऊपर किए जाते हैं, और अपन उस आकृति को बोलते हैं कम्यूटेटर रेजर, जो कि कम्यूटेटर के जो स्लॉट खंड जो है, कम्यूटेटर की जो खंड है उससे कनेक्टेड होती है। जब अपन ब्रशों से करंट देते हैं तो वो जो रेजर होते हैं कम्यूटेटर के रेजर, उससे करंट जो है वाइंडिंग के ऊपर जाता है। तो इसके अंदर सही आंसर रहेगा कम्यूटेटर रेजर, इसका सही आंसर कम्यूटेटर रेजर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, इसमें लिखा हुआ है डीसी जनित्र का नाम क्या है। इसमें एक डायग्राम दे रखा है जो अपने को, इसके अंदर दे रखा है डीसी जनित्र का नाम क्या है। देखो इसमें आप एक चीज नोटिस करो, अपन ने जो लॉन्ग शंट जनित्र पढ़े थे, शॉर्ट शंट जनित्र पढ़े थे, ये उन्हीं दो में से एक है। देखो इसमें क्या है, इसमें जो आर्मेचर है, इसमें आर्मेचर है, उस आर्मेचर के श्रेणी के अंदर जो है सीरीज वाइंडिंग जुड़ी हुई है। जैसे अपने पास ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम के अंदर ये सीरीज वाइंडिंग जुड़ रही है। आर्मेचर की श्रेणी के अंदर अपने पास सीरीज वाइंडिंग जुड़ी है, उसके साथ में क्या है, एक और वाइंडिंग जुड़ रही है जो शंट वाइंडिंग हो जाती है, जो एक और वाइंडिंग जुड़ रही है जो कि अपनी शंट वाइंडिंग कहला रही है। अब क्वेश्चन पूछा है कि डीसी जनित्र का नाम क्या है, तो देखो इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र, दूसरा है डिफरेंशियल लघु शंट जनित्र, तो देखो तीसरा है संचयी लंबी शंट यौगिक, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ना। अच्छा हाँ, ये हिंदी है ना, कई बार समझ में नहीं आती तो इंग्लिश में समझा दो। इसमें लिखा है कम्यूटेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड, चौथा लिख रखा है कम्यूटेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो इसके अंदर जो अपने पास में इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ना, वो होना चाहिए डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि सीरीज वाइंडिंग के समांतर के अंदर, आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग के समांतर के अंदर जो अपनी शंट वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग है वो जुड़ी हुई है। लेकिन अगर ये शॉर्ट शंट होता तो आर्मेचर के समांतर में ही जुड़ी हुई होती, ये जुड़ी हुई है जो है सीरीज और आर्मेचर के समांतर में, सीरीज और आर्मेचर के समांतर में जुड़ी हुई है, इसलिए ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र है। अगर ये शॉर्ट शंट होता तो केवल आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ होता, इस चीज का ये अंतर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। मतलब डीसी जनित्र था, उसमें जो ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। तो अपन ने इसमें क्या पढ़ा था, अपन ने पास में ऑप्शन है कार की स्क्रू नियम, ये अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा, ये नहीं है। ठीक है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऐसा भी कोई नियम नहीं है अभी तक, है ना, जितना भी अपन ने कवर किया था। फिर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब कंफ्यूजन यहाँ पर बनती है, यार फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है, तो देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है वो आता है डीसी जनित्र के अंदर। एक बात ये अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि अपने को कोई शॉर्ट तरीका बता दे कि हाँ ऐसा आप याद रख सकते हो, कोई तरीका नहीं है इसका केवल आपको एक ही तरीका है कि आपको याद रखना पड़ेगा। जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का जो नियम है वो उपयोग लिया जाता है डीसी जनित्र के अंदर। जो अपना डीसी जनित्र है उसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। लेकिन फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, वो कहाँ उपयोग होता है, वो आता है मोटर के अंदर उपयोग, वो मोटर के अंदर उपयोग लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इसका राइट आंसर है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनित्र में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ये अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा, ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूँ। तो अभी मैं बता देता हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका जो ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन सी, फाई जेड एम। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ईएमएफ। इसमें यही तो पूछा है कि डीसी जनित्र में उत्पन्न ईएमएफ की गणना क्या, तो ईएमएफ का जो सही सूत्र है वो होने वाला है फाई जेड एन। फाई जेड एन अपॉन 60 इंटू पी अपॉन ए वोल्ट, पी अपॉन ए वोल्ट। ये अपने जो ईएमएफ, जो डीसी जनित्र का ईएमएफ ज्ञात करने का वो सही सूत्र ये है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो ये इसका राइट आंसर है। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इसमें दे रखा है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। डीसी जनित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। ये एक्स से रिलेटेड चिन्हित भाग क्या है। देखो इसके अंदर एक चीज नोटिस करना, ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा पार्ट जो कहलाता है वो कहलाता है पोल, जिसे अपन पोल कहते थे, जिसके ऊपर वाइंडिंग की जाती थी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम करता था, वो पोल कहलाता था। मैंने अच्छे से इस चीज को समझाया भी था। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ध्रुव की नोक, ध्रुव की नोक, ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं आया, ठीक है। ध्रुव कुंडली, ध्रुव कुंडली, इसमें कुंडली कहीं पे दिख रही है तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगला दे रखा है पोल कोर, पोल कोर। नेक्स्ट दे रखा है पोल शू। अब कई लोगों के जो नहीं सोचते, नहीं पढ़ते ना, उन दोनों दिमाग में ये चीज़ का कंफ्यूजन रहेगा, अरे यार पोल शू भी हो सकता है, पोल कोर भी हो सकता है। मेरे को लगता है पोल कोर ही होगा, क्योंकि इसके अंदर कोर से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि इसके अंदर भाग जो दिखाई दे रहा है, जो अपने पास जो पोल है, ये जो पोल बन रहा है अपने पास में, इसका जो नीचे का जो पार्ट दिख रहा है ना, वो ऐसे लग रहा है, जो कि जिससे एक्स का मान पूछा है तो ऐसे हो सकता है कि पोल कोर हो, क्योंकि ये कोर जैसा दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर जो है सेफ इस तरह से बने हुए हैं, कोर जैसे सेफ। तो ये शायद ऑप्शन इसका पोल कोर हो सकता है, लेकिन नहीं है, ये सही नहीं है। ऐसे दिमाग मत लड़ाना, बल्कि गलत ही होगा। ऐसा दिमाग जब तक लड़ाया गया है ना, तब तक गलत ही हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो है पोल शू। ये पोल शू कहलाता है। इसको बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं पोल कोर, और इस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं पोल शू। इस नीचे वाले पार्ट को पोल शू बोलते हैं और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं पोल कोर। इसकी क्या वजह है, ये पोल शू बनाने की क्या जरूरत पड़ी, और पोल कोर से काम नहीं चलता था क्या। देखो ये होता है मोल्डेड पोल, मोल्डेड पोल बोलते हैं इसको। वो मोल्डेड पोल से कनेक्टेड होता है पोल शू। ये मोल्डेड पोल जो होता है, वो पोल कोर में ऐसे बोल रहा था क्योंकि ये सिर्फ दूसरे नाम से जानते हैं। देखो मोल्डेड पोल जो होता है वो काम करता है जब इसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, इस पे जब वाइंडिंग करते हैं तो उस वाइंडिंग का जो ईएमएफ होगा, वो जब ये पोल शू नहीं होता, ये पोल शू नहीं होगा, तो इसका ईएमएफ जो है आगे की तरफ, इसका ईएमएफ का जो एरिया होगा वो जितना कवर होगा, उसके अलावा जो नीचे जो आर्मेचर के ऊपर जो ईएमएफ का इफेक्ट पड़ना चाहिए, उसका जो एरिया होता है उसका मान कम हो जाता है, एरिया का कम घट जाएगा, एरिया घटेगा। एरिया के घटने से क्या होता है कि
जो है आर्मेचर को पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं मिल पाती, मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर जाने लग जाती है, ज़्यादा वेस्टेज होने लग जाती है। तो क्या किया जाता है, एक पोल शू, एक जूते आकार की आकृति बनाई जाती है। इसे पोल शू भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो आकृति है वो जूते का जो बीच का भाग होता है, जूते का जो बीच का भाग होता है वो आधे, जैसे अपने शूज है, शूज के ऊपर का बीच का भाग ऐसे होता है, शूज के बीच का भाग जो गोल आकार, अर्ध गोल आकार टाइप का होता है, जो वो कहलाता है, वो उसकी आकृति के जैसा अपना ही पोल शू बना हुआ होता है अर्धवृत्त में। तो ऐसी आकृति इसलिए बोलते हैं इसे पोल शू। इसका काम क्या होता है, एक तो मैग्नेट को इधर उधर ना भागने देना, दूसरी बात जो अपने पास में ये अपन ने वाइंडिंग करी हुई है इसको ऊपर ही स्टेबल रखे। ये जो है ना, ये पोल शू जो होता है ये मोल्डेड पोल के ऊपर, जो पोल कोर होती है, मोल्डेड पोल जो होता है पोल के ऊपर पेचों से कस दिया जाता है, पेचों से कस दिया जाता है, जो कि एक जगह स्टेबल होता है, ये काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोल शू। अब देखो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है डीसी जनित्र का नाम क्या है, डीसी जनित्र का नाम क्या है। देखो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करना, ये बहुत ही बड़ा सा सर्किट हो रखा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अरे यार ऐसा सर्किट तो कभी देखा ही नहीं ना, शायद कॉलेज में भी नहीं कराया सर ने, मैंने भी नहीं पढ़ाया, यार ये क्या है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसा मत सोचना, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है। असल में इस जो सर्किट है, इस सर्किट में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा कर रखी हैं, अपन ने कुछ चीज़ें वो हटा दिया, अपन ने इसे सिंपल बना दिया। इन्होंने क्या किया, उसी सिंपल चीज़ को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, ठीक है। इन लोगों ने वोल्ट मीटर जोड़ दिया, एमीटर जोड़ दिया, ठीक है। उसके अलावा रियोस्टेट जोड़ के दिखा दिया, स्विच जोड़ दिए, है ना, एमसीबी लगा दी, फ्यूज लगा रखे हैं। तो ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व कर रखी हैं, तो ऐसे लग रहा है कि अरे यार ये क्या है, ये बहुत बड़ा सर्किट है, आज तक ही नहीं पढ़ा, या फिर अपने को बुक में ही नहीं मिल रहा, ये है वो। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इन जो फालतू की चीज़ें हैं एक बार के लिए उसे हटा दो, भूल जाओ। अब एक बार देखो इसमें है क्या, इसमें बोल रहा है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। क्वेश्चन से बात समझ में आ रही है, कोई डीसी जनरेटर का ही एक रूप है। अब वो डीसी जनरेटर का रूप क्या है, इसमें देखो आर्मेचर जुड़ा है, आर्मेचर के अलावा दे रखा है कि इसके जस्ट आगे फील्ड वाइंडिंग है, जो कि आर्मेचर के साथ में जुड़ नहीं रही है ना, आर्मेचर से जुड़ नहीं रही है। और आर्मेचर जो है, फ्यूज, वोल्ट मीटर, इनको तो अपन हटा ही दिया, तो ये जुड़ रहा है लोड से, आर्मेचर लोड से जुड़ रहा है। तो फील्ड वाइंडिंग क्या है, फील्ड वाइंडिंग को अगर फ्यूज और ये सब हटा देते हो, रियोस्टेट सब हटाने के बाद फील्ड वाइंडिंग जुड़ रही है इससे, डीसी सप्लाई से। अब कुछ समझ में आ रहा है, देखो ये आर्मेचर है, इसका सिंपल रूप देखो, ये आर्मेचर, इसमें क्या दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग ही अब आप अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं, जो अपन चीजें हटाने के बाद में। आर्मेचर जो है, आर्मेचर कनेक्टेड है लोड से, आर्मेचर लोड से कनेक्टेड है, उसके बीच में फ्यूज, एमीटर, वोल्ट मीटर लगा रखे हैं, अपन ने हटा दिए, ठीक है। उसके अलावा क्या है, एक फील्ड वाइंडिंग है, एक फील्ड वाइंडिंग लगा रखी है ना, इस पे साफ लिख रखा है फील्ड वाइंडिंग, है ना। फील्ड वाइंडिंग के आगे रियोस्टेट लगा दिया, एमीटर लगा दिया, फ्यूज लगा दिया और एक स्विच लगा दिया। हटा दो, सब हटा दो, है ना। हटाने के बाद में इस फील्ड वाइंडिंग को जोड़ दिया इन्होंने डीसी सप्लाई से, दे रखा है इसमें डीसी सप्लाई। तो देखो इसमें दे दी डीसी सप्लाई। तो अब ये जो अपने पास डायग्राम बना है ना, ये डायग्राम, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये जो अपने पास डायग्राम बन गया, ये इस डायग्राम का शॉर्ट रूप है, क्योंकि ये जितना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा था उसका शॉर्ट रूप ये है। अब एक चीज नोटिस करो, ऐसा कहाँ पढ़ा था, ऐसा सर ने पढ़ाया था, ऐसा क्या था, ये था जो कि आर्मेचर उसे अलग से सप्लाई दी जा रही है ना, उसे अलग से सप्लाई या लोड से कनेक्ट कर रखा है। उसके अलावा जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, इससे ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड बना पाएगा जो कि आर्मेचर को मिलेगी।
जिससे अच्छी एफिशिएंसी मिलेगी। ऐसी चीज़ अपन ने किसमें पढ़ी थी? ऐसी चीज़ पढ़ी थी पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र में। पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र, उसका मतलब ही ये था पृथक उत्तेजित, जो अपनी आर्म फील्ड वाइंडिंग है उसे अलग से उत्तेजित किया गया, अलग से अपने को उत्तेजित करा, तब जा करके अपने पास में ये जो अपना जनित्र है वो निकल के आता है, पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र। इसका राइट आंसर होने वाला है इसका जो राइट आंसर होने वाला है, अब देखो इसमें भी ऐसा लिख रखा है, सर ने तो पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र बोल रहे हैं, इसके अंदर तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा। इसमें देखो पहला ऑप्शन लिखा है संट जनरेटर, संट जनित्र नहीं है, क्योंकि संट क्या होता है, संट वाइंडिंग क्या होती है, वो जो समांतर क्रम में जुड़ रही हो। तो इसमें तो अलग से श्रेणी जनित्र, जिसमें श्रेणी के अंदर जुड़ा हुआ वो फील्ड वाइंडिंग जो होती है आर्मेचर की श्रेणी में जुड़ी है, संट के अंदर श्रेणी वो समांतर में। यौगिक कंपाउंड जनित्र, कंपाउंड जनित्र भी नहीं हो सकता है ना, जो कि दोनों संट और श्रेणी के दोनों के लक्षण रखता हो, वो भी नहीं हो सकता। अलग से उत्तेजित जनित्र, हिंदी कई बार जो है बदल दी जाती है, लेकिन इंग्लिश जो है ना हमेशा मदद करेगी, हमेशा सेम ही रहेगी। जब हिंदी में वर्ड समझ में नहीं आए ना, तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करके देखो, वर्ड समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र, सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र, सेपरेटली मतलब पृथक, अलग, एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, उत्तेजित, पृथक उत्तेजित जनित्र, जो अपना जनित्र है पृथक उत्तेजित जनित्र, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, आपको ऐसी चीज़ों में बहुत एग्जाम में जैसे अपन बैठते हैं तो उसके अंदर भी है ना, इन चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, इन चीज़ों से बहुत ही आसानी से जो है कंसेप्ट समझ में आ जाता है। वैकेंसियों में भी ऐसा होता है कि वैकेंसियों में बिल्कुल अलग सा ही लिखा दे। हाँ, एक बात और, ये जो है ना सर, जैसे जितनी वैकेंसियाँ निकलती है ना, इनमें जैसे अपन पेपर देने जाते हैं, उसमें ना अगर कोई क्वेश्चन हिंदी में मिसप्रिंट है, हिंदी में अगर मिसप्रिंट है और आपको लगता है कि यार ये तो गलत छप रहा है, सरकार कभी नहीं मानती है उस चीज़ को। सरकार उसी चीज़ को मानेगी कि उसको जैसे इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, अगर वो सही लिखा हुआ है तो रूल्स के अकॉर्डिंग वो इंग्लिश में ही सही माना जाएगा। अगर इंग्लिश में सही है तो वो सही है। ठीक है, तो इंग्लिश ट्रांसलेट करके एक बार जरूर पढ़ लेना। हाँ, इंग्लिश सीखना पड़ेगा, इंग्लिश तो सीखना ही पड़ेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। इंग्लिश के बारे में थोड़ी नॉलेज रखना है ना, ये वर्ड्स जो है इनको इंग्लिश में भी कवर करते रहना। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है, जनरेटर द्वारा किसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जनरेटर द्वारा किसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसी ऊर्जा को, इसमें ऊर्जा का नाम नहीं बताया, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसे अपन विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन है ऊष्मा, अपन को उसे जलाते तो है नहीं, जनित्र है उसे गर्म तो करते हैं नहीं, ऊष्मा नहीं हो सकता। गतिशील काइनेटिक एनर्जी, अगला है रासायनिक, उसमें कोई रसायन तो मिलाना नहीं है, ठीक है, तो कोई लिक्विड नहीं मिला है। यांत्रिक ऊर्जा, अब कंफ्यूजन यहाँ से निकल के आता है, यार ये गतिशील होगा ये यांत्रिक होगा। गतिशील में भी तो उसे घुमाया ही जाता है, यांत्रिक एनर्जी में उसे घुमाया जा रहा है, तो इसका जो आंसर है ना वो होगा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में क्या है, उसे परमानेंट अपन घुमाते जा रहे हैं ना, यांत्रिक ऊर्जा जब तक अपन देंगे जब तक चल रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यांत्रिक ऊर्जा, इसका आंसर यांत्रिक ऊर्जा से ही आएगा। इसमें जो गतिशील दे रखा है वो ऐसा, उसका मतलब क्या है कि वो कहना चाह रहा है कि एक बार गति दे दिया आपने, एक बार घुमा दिया, उसको छोड़ दिया फ्री, तो वो फिर वो अपने आप ऊर्जा बनाता रहेगा, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है, इसमें एक सीमा है गतिशील के अंदर। इन दोनों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, गतिशील और यांत्रिक। गतिशील के अंदर क्या होता है, एक बार गति दे दी फिर उसको वो अपने आप जो इलेक्ट्रिसिटी निकालता जा रहा है, फिर गति देने की जरूरत नहीं, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आंसर क्या आएगा, यांत्रिक ऊर्जा। अब देखो इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर एक डायग्राम दे रखा है, देखो आप देख सकते हो उसमें जो डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चन पूछा है डीसी जनित्र में फील्ड का नाम क्या है, डीसी जनित्र फील्ड का नाम क्या है, ये जनित्र का प्रकार पूछ रहा है ना। इसमें बोला है लघु संट यौगिक जनित्र, शॉर्ट संट जनित्र जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले कवर किया था,
जिसके अंदर आर्मेचर के श्रेणी के अंदर वो जुड़ रहे थे, वो शंट वाइंडिंग जो जुड़ी हुई होती है ना, लॉन्ग शंट जिसके समांतर के अंदर जुड़ी थी, तो वो ये दोनों तो है ही नहीं। और दे रखा है विभेदिक यौगिक जनित्र डिफरेंशियल कंपाउंड, ये डिफरेंशियल कंपाउंड जो अपन ने अभी कवर किया, तो ये भी नहीं है। तो बच कौन सा जाता है, संचय यौगिक जनित्र। संचय यौगिक जनित्र असल में इसमें क्या होता है, संचय यौगिक जनित्र में जो है, संचय यौगिक जनित्र में जो है, इसमें क्या होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। कंपाउंड जनित्र क्या होता है, जिसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग इसमें क्या होता है, जो सीरीज वाइंडिंग होती है, सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों जो है एक ही दिशा के ओर काम करती है, दोनों की दोनों एक ही दिशा की ओर मैग्नेट बनाती है, वो कहलाता है संचय यौगिक जनित्र, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। जो दोनों की दोनों वाइंडिंग है एक ही दिशा की ओर मैग्नेट बनाएगी। ठीक है, ये मैं तो इसका आंसर संचय यौगिक जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनित्र का सिद्धांत क्या है। डीसी जनित्र का क्या सिद्धांत है, कार्क स्क्रू नियम, कार्क स्क्रू नियम ये भी नहीं है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो अपन ने इसमें क्या पढ़ा था, अब इसमें ना तीन ऑप्शन जो अपने को कंफ्यूजन लगेंगे, फैराडे का बाएं हाथ का नियम, या फैराडे का दाएं हाथ का नियम, या फिर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसके अंदर क्या है, इसका जो आंसर होगा वो होगा फैराडे का दाएं हाथ का नियम, फैराडे का दाएं हाथ का नियम। जो कैसे था, अपने को एक वो रिप्रेजेंट कर रखा था कि चुंबक की जो है चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, चालक की दिशा प्रदर्शित करता था। उसके अलावा जो एक ये बीज के मूल्य जो ईएमएफ की दिशा प्रदर्शित करती थी। तो ये आंसर आएगा इसका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इसका आंसर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है, इसमें दे रखा है एक BLV वोल्ट, ठीक है, दूसरा दे रखा है BLV साइन थीटा वोल्ट, तीसरा दे रखा है BLV साइन थीटा वोल्ट, और चौथा BLV कोस थीटा वोल्ट। इसमें ना एक मिसप्रिंट है, देखो नहीं मिसप्रिंट नहीं है असल में, इसमें क्या है, इसमें मैंने देखने में गड़बड़ी कर दी, इसमें लिख रखा है BL साइन थीटा वोल्ट, है ना, एक में दे रखा है BLV साइन थीटा वोल्ट, तो इसका आंसर आएगा BLV। BLV साइन थीटा, इसका जो सही आंसर आएगा वो है BLV साइन थीटा वोल्ट। जो गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का जो सूत्र है वो होता है BLV साइन थीटा वोल्ट। अब इसके अंदर बात आती है कि ये सर BLV साइन थीटा वोल्ट क्या है, ये BLV साइन थीटा वोल्ट क्या है, देखो इसमें है B है फ्लक्स घनत्व, B है फ्लक्स घनत्व, जो आर्मेचर है जिसके अंदर जैसे धारा दे रहे तो कितने जो एरिया के अंदर फ्लक्स फैल पा रहा है। दूसरा दे रखा है L, L है चालक की लंबाई, जो कुंडली है, कुंडली उसमें कितने चालक के टर्न दे रखे हैं वो L हो गया। L दे रखा है चालक की लंबाई, और V यहाँ पर V क्या है, यहाँ पे V क्या है, इसमें जो V है, इसमें जो V है वो क्या है, V से ऐसे मत समझना कि V है तो वोल्ट लिख देते हैं, V वोल्ट नहीं है, इसमें है वेग, V है इसके अंदर वेग। वेग क्या असल में, वेग से उसका मतलब था कि जो चालक जो है उसके अंदर जो धारा बह रही है वो कितनी जो है वेग से उसके अंदर
जो है मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, उससे ये इसका मतलब था वेग, है ना। तो अपने जो आज है जो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं ज़्यादा कवर इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर थोड़ा थोड़ा होगा, अब जैसे मैंने आज क्वेश्चन करवा दिए, अब आप उसे जा करके देखोगे, ये ठीक है, आप उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे। हो सकता है कि मैंने कुछ नहीं बताया या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट कर देना। उससे क्या है, आपकी पढ़ाई और भी सही तरीके से हो पाएगी। इसलिए मैं केवल 10-10 क्वेश्चन ही कवर करवा रहा हूँ ना। धीरे धीरे अपन जो है आगे इसको कवर करते चले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अच्छे से तैयारी करो, कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट कर देना, है ना। आपको लगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी थी तो मुझे बता देना ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए नाइस डे। और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना।